मैं शुभम कृष्णा आपका फिर से टेस्टेड यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। उसके पहले हमने देखा हिस्टोग्राफी क्या होता है, स्टोन एज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी डिटेल में पढ़ा। अगर आप पिछला एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 का वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी एंशिएंट हिस्ट्री के देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल नया चैनल है, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सोचा है या जो मेरी टीम ने सोचा है या हमने सब सोचा है कि इस चैनल को एक फ्री जीएस का चैनल बनाए, जिसमें कि सारे बच्चे फ्री में जीएस की तैयारी कर सके। हमारा जो कंटेंट है उसमें आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी प्लस बेसिक बुक्स सब कवर्ड है। विश्वास करना है तो जाके एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 का वीडियो आप देख ले, या ईसा सिंह मैम ने एक वीडियो डाला है वेलकम टू जियोग्राफी बिहार, तो उन्होंने बहुत ही क्रिस्प बिहार के जियोग्राफी को बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है। वो वीडियो देख ले, या आने वाले इस वीडियो को देख ले, या कोई भी वीडियो देख ले। हमारा गारंटी है कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट जीएस का इस चैनल पे मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, टेस्ट आने वाले टाइम पे टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो कमेंट में अपना नाम बिल्कुल लिखें, हम उसे पढ़ेंगे। हमने सोचा एक डायरी मेंटेन करने का कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो शुरू के सब्सक्राइबर्स होंगे ये बात के भी होंगे, उनका नाम एक डायरी में मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपना नाम और आप रहने वाले कहाँ के और आपने कितने फ्रेंड्स और फैमिली को ये चैनल शेयर किया है आप वो बताएं। हम आपका नाम अगले वीडियो में लेंगे, आपको थैंक यू बोलेंगे। तो पिछले क्लास में हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 1, जिसमें हमने बताया कि हिस्टोग्राफी क्या होता है, हिस्ट्री कैसे लिखा जाता है, हिस्टोरियंस कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री को कितने क्लास में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज क्या होता है, डिफरेंट साइट्स क्या है स्टोन एज के। उसके बाद हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात किया। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है जिसे आपको देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे वैदिक पीरियड के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो वैदिक पीरियड को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक अर्ली एंड दूसरा लेट। तो ये जो है शुरू का जो वैदिक पीरियड होता है वो 1000 BC के पहले, 1000 BC के पहले को कहते हैं। 1000 BC के पहले जो वैदिक पीरियड है, मतलब 1500 BC से 1000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे कहते हैं शुरू का वैदिक, अर्ली वैदिक। और लेट कहते हैं 1000 BC से 600 BC के बीच के टाइम पीरियड को हम लोग लेट वैदिक पीरियड कहते हैं। तो वैदिक पीरियड तो एक ही है, हमने इसे क्लासिफाई क्यों किया अर्ली और लेट के नाम से, इसलिए किया क्योंकि इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं। 1000 BC के बाद, 1000 BC के बाद वैदिक सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये वैदिक सोसाइटी पहले जैसा नहीं रह जाता है, सब कुछ बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है जो हम अभी देखेंगे। इसलिए हमने वैदिक पीरियड को 2 टाइम पीरियड में बांट दिए ताकि स्टडी करने के लिए आसान हो। तो जो स्टार्टिंग का जो शुरू का जो वैदिक था, अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 BC से 1000 BC के बीच का था, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है उस वैदिक पीरियड का ऋग्वेद। ये इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट बुक है, हम कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बुक है ऋग्वेद। इसमें ऋग्वेद में 10 चैप्टर्स होते हैं। ऋग्वेद में कितने चैप्टर्स है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। 10 मंडल से, मंडल्स मतलब चैप्टर्स, 10 चैप्टर्स में होते हैं 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर्स है ऋग्वेद के, और ये ओल्डेस्ट बुक है इंडिया का, या बोलिए आप वर्ल्ड का। इसमें जो है फर्स्ट और 10th मंडल, ये पहला चैप्टर, और ये 10वां चैप्टर लेटेस्ट एडिशन है। ये उस समय का एडिशन ही था, ये बाद में ऐड किया गया है। तो जो शूद्र वर्ड होता है, जो क्लास डिवीज़न है, उसमें शूद्र वर्ड जो होता है सबसे नीचे क्लास डिवीज़न में इसे रखा गया है। ये जो वर्ड है वो मेंशन्ड है 10th मंडला में, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में। इससे हमें क्या समझ में आता है कि पहले ऐसा कुछ क्लास डिवीज़न हमारी सोसाइटी में नहीं था। ये बाद में टाइम लोग अपने फ़ायदे के लिए, ऊपर वाले क्लास अपने फ़ायदे के लिए इसे ऋग्वेद में डाल दिया। तो ऋग्वेद किस लैंग्वेज में लिखा है? ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा होता है, वैदिक संस्कृत। तो मैंने संस्कृत क्यों नहीं लिखा, वैदिक संस्कृत क्यों लिखा है? क्योंकि ये संस्कृत जो है विदाउट ग्रामर आप कह सकते हो, इसमें व्याकरण का यूज संस्कृत में नहीं है। अब हम सुनते हैं आर्यंस के बारे में कि आप लोगों ने हमेशा सुना होगा आर्यंस, वो लोग तो नाम भी रखते हैं अपना आर्यन अपना नाम भी बहुत लोगों ने रखा है। तो आर्यंस क्या होता है? ये जो है एक रेस है। आर्यंस क्या है? एक रेस है। ये आए कहाँ से थे? भारत में सेंट्रल एशिया से, कह सकते हैं सदर्न रसिया और सेंट्रल एशिया से ये आए थे, और इंडिया में आके सप्त सिंधु जो 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स जो है, वहाँ पे ये लोग आके बसे थे। तो आर्यंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर कौन सा है? इंदस। सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर्यंस के लिए कौन सा है? इंदस। और ये आर्यंस सरस्वती रिवर को अपना मदर रिवर बताते हैं। ये सब हमें ऋग्वेद से पता चलता है। अब हम देखेंगे इन आर्यंस का ऑक्यूपेशन क्या था। मेनली ये द न्यू एग्रीकल्चर, ओके, आर्यंस न्यू एग्रीकल्चर। इन्हें पता था कि एग्रीकल्चर होता कैसे करते हैं। इनका एक क्रॉप मेंशन्ड है बार्ली, ये चीज़ इनका मेंशन्ड है, ओके। और बेसिकली ये जानवर्स को डोमेस्टिकेट करते थे। मेनली क्या करते थे? ये जानवर्स को डोमेस्टिकेट कहते थे। तो मेनली इनका ऑक्यूपेशन जो था पेस्टोरल था, एग्रीकल्चर नहीं था, खेती इनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं था। तो पूछा जा सकता है आर्यंस का स्टार्टिंग के अर्ली वैदिक पीरियड में क्या ऑक्यूपेशन था? मेन ऑक्यूपेशन पेस्टोरल था, एग्रीकल्चर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था उनका। एक ही क्रॉप के बारे में जिक्र है, वीट राइस नहीं है, बार्ली इनका जिक्र है। और आपको पता होगा काऊ बहुत इम्पोर्टेंस रखता था। काऊ को ये कहते थे अघन्य, मतलब काऊ को कहते थे अघन्य, नॉट टू बी किल्ड। इनका मेन ऑक्यूपेशन जानवर को डोमेस्टिकेशन करना था, पेस्टोरल ही था। इनको कहते थे नॉट टू बी किल्ड। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। कौन इनका मुखिया था, कैसे चलता था। तो आर्यंस जो थे वो ट्राइब में बटे हुए थे। कैसे बटे हुए थे? ट्राइब में बटे हुए थे। किस बेसिस पे ये पूछा जा सकता है? तो बेस्ड ऑन द कैटल। जो उनका लीडर होता था उसे राजन कहते हैं, और ट्राइब को और ट्राइब को जाना कहते हैं। लीडर को राजन कहते हैं और ट्राइब को जाना कहते हैं। और इनके काफ़ी असेंबली भी होती है, जैसे सभा, समिति, विधाता, ये सब असेंबलीज हैं आर्यंस लोगों की, अर्ली वैदिक पीरियड की, अर्ली
वैदिक पीरियड, जो शुरू की जो वैदिक पीरियड है उनकी ये क्या है, असेंबली है। तो सबसे ओल्डेस्ट असेंबली इन सब में कौन है, ये है। सभा पृष्ठ लोगों के लिए था, समिति में सारे गांव के सारे ट्राइब के लोग इसमें शामिल होते थे। समिति में सभा सिर्फ पृष्ठ लोगों के लिए था, मेल लोगों के लिए था। समिति में औरतें भी शामिल होती थी। अब इनका जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यन्स थे उनका रिलीजन क्या था, उनका फेथ क्या था, आप बोल सकते हो फेथ क्या था। तो इनका फेथ था वन गॉड पे। आइडल वर्शिप करते थे या नहीं करते थे, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आपने बता दिया तो आइडल वर्शिप नहीं करते थे। उनका फेथ था वन गॉड पे और फॉर्मलेस गॉड। क्या कहते थे, गॉड क्या है, फॉर्मलेस है, उनका कोई भी आकार नहीं है। देन आप बोलोगे क्या अर्ली वैदिक पीरियड में टेम्पल्स थे जैसे आज हमें देखने को मिलता है, क्या टेम्पल्स थे? तो इसका आंसर है नहीं, उस समय टेम्पल्स नहीं था। सबसे पावरफुल गॉड जो उनके लिए थे वो थे इंदिरा। जो सबसे पावरफुल गॉड थे वो कौन थे, इंदिरा, राइट। सबसे पावरफुल गॉड कौन थे, सबसे पावरफुल गॉड थे इंदिरा। इंद्रदेव सबसे पावरफुल गॉड थे। उनके बाद कौन पावरफुल था, अग्नि। उसके बाद वरुण। सबसे पावरफुल इंद्र, फिर अग्नि, फिर उसके बाद वरुण। और उस समय क्या होता था, राजा लोग यज्ञ भी करते थे जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सब आपको पता होता है। उसके बाद पॉलीगेमी भी प्रैक्टिस किया जाता था। पॉलीगेमी मतलब एक आदमी जब उनकी बीवी गुजर जाती थी या जो भी, उसके बाद वो दूसरी शादी भी करता था, मल्टीपल वाइफ रखता था अपने जीवन में, इसे कहते हैं पॉलीगेमी। और पॉलीगिनी भी होता था उस समय। पॉलीगिनी का मतलब सेम टाइम पे एक से ज़्यादा बीवी रखने को कहते हैं पॉलीगिनी। एक टाइम पे एक राजा या कोई भी एक आदमी मल्टीपल वाइफ को रखे हुए, सभी जिंदा हैं फिर भी वो मल्टीपल वाइफ को रखे हुए अपने घर पे, उसे कहते हैं पॉलीगिनी। पॉलीगेमी और पॉलीगिनी दोनों प्रैक्टिस होता था, दोनों प्रैक्टिस में था ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। देन अब हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज़ें। अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ये मुझे पता है आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर आप नोट करना चाहते हो इन सब चीज़ों को तो नोटबुक लेके बैठा करो, या ऑनलाइन ही कुछ लिखते हो तो लिख लिया करो। वीडियोस तो लोग कई तरह के देखते हैं, मतलब बहुत सारे वीडियो लोग देखते हैं, और कई ऐसे वीडियोस पे भी मतलब ऐसा लगता है देख के कि लोगों के पास कितना टाइम है, मतलब सारे वीडियोज को लोग देखते हैं, दिन भर वीडियो देखते हैं, लेकिन पढ़ाई का वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। और हमने ये रिस्क उठाया है अभी के टाइम पे, जहाँ पे कि एजुकेशनल चैनल पे व्यूज़ बहुत कम होते हैं, लोग देखना पसंद नहीं करते। हमने ये रिस्क उठाया है क्योंकि एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल होता है। आप पैसे वाले हो, अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हो, आपको पापा का दुकान चलाना है, बिजनेस चलाना है, तो आप इंजॉय करो। लेकिन अगर आप एस्पिरेंट्स हो, अगर पढ़ाई करनी है, अगर आपको बुक पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, मोटी मोटी बुक होती है जिसे आप बार बार पढ़ना पड़ता है तब जाके समझ में आता है। आप इसे एंशिएंट हिस्ट्री को, कितनी मोटी सी बुक होती है, उसको आप 2-3-4 बार पढ़ोगे तब जाके ये सब चीज़ें समझ में आती है। तो इजी लैंग्वेज में कोई बताने वाला होता है, बस इसी पर्पज़ के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप भी हल्का सा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमें पता है कि आप सपोर्ट करेंगे बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल and by sharing this channel to your friends and the family। तो आगे हम देखते हैं तो ये अर्ली वैदिक हम देख रहे थे, उसके बाद हम देख रहे थे अर्ली वैदिक पीरियड। अब हम लोग देखते हैं मतलब कि आर्यंस के बारे में हम देख रहे थे, अभी आर्यंस के बारे में देख रहे थे। अब अर्ली वैदिक पीरियड हम लोग देख रहे थे अभी तक कि अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या हो रहा था।
तो अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। आप हर वीक 2 वीडियो आएगा। आपका ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, बस तो आधा घंटा 1 घंटा एक वीक में 7 दिन में आप इस चैनल को दीजिए। 1 साल तक वीडियोज कंटिन्यूस आती रहेगी, पूरी जीएस कंप्लीट कराई जाएगी। बीच में शायद हम एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करें जो बिल्कुल फ्री होगा यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी के लिए, 2023 बीपीएससी के लिए, 68 बीपीएससी के लिए। तो आप उसके लिए भी बने रहे चैनल पे। जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसको आप इस चैनल को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप भी पढ़िए और लोगों को भी पढ़ाइए। तो हमने देखा आर्यंस क्या है, एक रेशियल ग्रुप है जो कि सेंट्रल एशिया में आया था। हमने ये भी देखा ऋग्वेद ओल्डेस्ट बुक है दुनिया का, जो कि मतलब आर्यंस ने लिखा था अर्ली वैदिक पीरियड में। ये कौन सा लैंग्वेज बोलते थे आर्यंस? इंडो यूरोपियन बोलते थे। कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? इंडो यूरोपियन बोलते थे। इनका ऑक्यूपेशन क्या था? पेस्टोरल था। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। और ऋग्वेद जो एक बुक है पारसी लोगों का, जिसको कहते हैं अवेस्टा, उससे काफ़ी मिलता जुलता है ऋग्वेद और अवेस्टा से। अवेस्टा में भी इंद्र भगवान जो रेन के भगवान होते हैं उन पे इन्होंने वैसे लिखा है, वैसे ऋग्वेद में भी काफ़ी कुछ मिलता है। तो ऋग्वेद में जो आर्यन वर्ड है वो कितने टाइम्स आया है आपको पता है? कितने टाइम्स आया है? क्या आप कमेंट कर सकते हो कि ऋग्वेद में कितने टाइम्स आर्यन वर्ड यूज किया गया है? ये 36 टाइम्स यूज किया गया है। आर्यन वर्ड्स 36 टाइम्स यूज किया गया है। आर्यंस को हमने क्या देखा? आर्यंस क्या है? एक कल्चर, एक रेस है, एक कल्चरल कम्युनिटी है। ये हमने ये भी देखा कि ये कहाँ सेटल हुए थे? लैंड ऑफ 7 रिवर, जो सप्त सिंधु कहते हैं वहाँ पे। तो ये हमने देखा कि आर्यंस कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। जो इंडिया के भी तो निवासी कुछ कोई होंगे, उनको क्या कहते थे? उनको ऋग्वेद में कहा गया है दास। क्या कहा गया है? दासास और दासयूस। ठीक है, दासास और दासयूस कहा गया है ऋग्वेद में। जो भारत के इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स थे उनके लिए वर्ड यूज किया गया है। बैटल ऑफ 10 किंग्स बहुत फेमस है, ये अब कमेंट्स में बताना बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या है। बैटल ऑफ 10 किंग्स क्या है? तो सुप्रीमेसी ऑफ आर्यंस का सुपीरियर क्यों हो गए ओवर इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया के जो दास और दासूस थे उनके ऊपर ये सुपीरियर क्यों हो गए? आर्यंस क्यों हो गए? क्योंकि हॉर्स की वजह से, चैरियट्स की वजह से, स्पोक्ड व्हील की वजह से, यूज ऑफ आयरन की वजह से, इन सब की वजह से आर्यंस अच्छे से हमारे देश में सेटल हो पाए। अब हम देखते हैं ट्रेड क्या था। जो स्टार्टिंग वाले जो ये वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड जो था, ये ट्रेड करते थे या नहीं करते थे बाहर के देशों के साथ? तो नहीं करते थे। ये बाहर के देशों के साथ ट्रेड नहीं करते थे। इनको सी रूट्स की जानकारी नहीं थी। जो आर्यंस थे अर्ली वैदिक पीरियड के, उनको सी रूट्स की जानकारी नहीं थी, उनको नॉलेज नहीं था सी रूट्स का। लैंड रूट्स के बारे में उनको सिर्फ पता था, सिर्फ लैंड रूट्स के बारे में। देन जो फाइट होता था लोगों के बीच में, जो फाइट होता था दो ट्राइब के बीच में, वो काऊ के लिए होता था। लोग काऊ को स्टील कर लिया करते, चुरा लिया करते थे। इसके वजह से ये झगड़ा होता था।
काऊ को लोग एक दूसरे के गाय को लोग चुरा नहीं पाए, उसके लिए स्पाई भी रखा जाता था। क्या रखा जाता था? स्पाई भी रखा जाता था, ताकि काऊ का प्रोटेक्शन लोग कर सके, काऊ का प्रोटेक्शन हो सके। पुरोहित, आपको पता है क्या होता है पुरोहित? जैसे वशिष्ठ हम सुनते हैं, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा है? गायत्री मंत्र किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। ये सब क्या थे? उस समय के पुरोहित थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ। सेनानी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद टैक्स, क्या वो टैक्स लेते थे? अर्ली वैदिक में टैक्स तो नहीं लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी आपका प्रोड्यूस हुआ, जो भी खेती से आपका प्रोड्यूस हुआ, जानवर से जो भी प्रोड्यूस हुआ, उसका 1/6 लेते थे। उसको लोग कहते थे बलि, BALI, बलि या बाली, आप जैसा भी बोलिए, इसे कहते थे। उसके बाद आप पूछोगे क्या आर्यंस के पास आर्मी थी? तो नो स्टैंडिंग आर्मी, नो स्टैंडिंग आर्मी। सोसाइटी कैसा था? पैट्रियार्चियल सोसाइटी था, मतलब सोसाइटी था। फादर जो थे, पिताजी, वो फैमिली के हेड हुआ करते थे। फैमिली हेड कौन हुआ करता था? फादर, मेल हुआ करता था। पैट्रियार्चियल सोसाइटी था। आप बोलोगे ऋग्वेद जो है, आप जो बोलोगे ऋग्वेद जो है, ठीक है, ऋग्वेद में कुछ लोग थे जैसे लोपामुद्रा, ये एक वुमेन है, लेकिन इन्होंने भी ऋग्वेद में अपने हिम्स लिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि औरतों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था उस समय, लेकिन दबाया जाता था, औरतों को फ्रीडम था। ये बात हम कर रहे ऋग्वेद की बात कर रहे, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग, पीरियड। तो इसमें औरत की सोसाइटी में अच्छी जगह थी। इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें सोसाइटी में औरतों की अच्छी जगह थी। अब अर्ली वैदिक पीरियड में ही, इसी पीरियड की बात हम लोग अभी लेट वैदिक में नहीं गए हैं। तो अर्ली में ये क्या था? चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं। चाइल्ड मैरिज क्या था? होता था या नहीं होता था? नहीं होता था, एब्सेंट। चाइल्ड मैरिज एब्सेंट। विडो रीमैरिज, अब बताओ, विडो रीमैरिज होता था या नहीं होता था? विडो रीमैरिज होता था, अलाउड होता था। अब देखो कितना सोसाइटी प्रोग्रेसिव था आर्यंस का, अर्ली वैदिक का। चाइल्ड मैरिज नहीं होता था, विडो रीमैरिज होता था। विडो रीमैरिज के लिए कितने लोगों ने फाइट किया है बाद में, विद्यासागर और ईश्वरचंद्र विद्यासागर और बाकी लोगों ने। तो ये चीज़ बाद में आ गया। तो अब देखो कि काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ हुआ है। अर्ली वैदिक में कितना औरतों को आज़ादी है और कितना लोग मतलब नेचर से जुड़े हैं, टेम्पल को नहीं जानते हैं, वो नेचर की पूजा करते हैं, ठीक है। वन गॉड पे विश्वास करते हैं, गॉड को फॉर्मलेस मानते हैं, आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। तो ये सब अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा होता था। अब देखोगे लेट वैदिक में तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, जैसा अभी चलता है कुछ वैसा हो जाता है लेट वैदिक में। अब अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। जनरली एज ऑफ मैरिज था 16 से 17 साल, जैसे अभी है ना 21 ईयर्स और 18 साल, वैसे ही 16-17 साल में दोनों सेक्स के लिए 16-17 साल मैरिज के लिए हुआ करता था। अब देखोगे स्लेव्स होते थे उस समय, स्लेव्स होते थे। बड़े लोग क्या करते थे? प्रिस्ट को डोनेट करते थे स्लेव्स। क्यों? ताकि स्लेव्स प्रिस्ट के घर जाके डोमेस्टिक हेल्प कर सके। क्या कर सके?
डोमेस्टिक जैसे हम लोग अभी घर में नौकर रखते हैं, सैलरी देते हैं, ये तो थोड़ा अलग हो गया क्योंकि आज उनको हर राइट्स है, लेकिन जो पहले के ज़माने में जो स्लेव्स होते होंगे उन्हें कुछ राइट्स मिलती नहीं, हुई एक तरह से खरीद लिया जाता होगा। अभी के ज़माने में कोई किसी को खरीद नहीं सकता है। यहाँ डोमेस्टिक हेल्प तो करते होंगे लेकिन साथ में खरीदा जाता होगा इन्हें। देन अब एक नया स्लाइड मैं बना लेता हूँ। नया स्लाइड बनाने के लिए हम एक नया स्लाइड बनाना इम्पोर्टेंट है। एक बोल के मैं 3 बना लेता हूँ, 4 बना लेता हूँ, क्योंकि क्या होता है तो इस तरह से। तो जो अभी हम वर्णा कहते हैं, वर्णा का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? ये कलर के लिए यूज होता था। किसके लिए यूज होता था? कलर के लिए यूज होता था। वर्णा कलर के लिए यूज होता था। इसमें वर्णा जो थे मतलब वर्ण तो थे, लेकिन अर्ली वैदिक में ये ब्राह्मण्स, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र, ये डिवीजन तो था अर्ली वैदिक में, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 डिवीजन तो था सोसाइटी में, लेकिन वैसा जो डिफरेंशिएशन था कि आप पानी पीने नहीं दोगे और ऑक्यूपेशन चेंज नहीं करने दोगे, लोग ऑक्यूपेशन के हिसाब से था। ये डिवीजन क्यों था? ऑक्यूपेशन के हिसाब से था। जो पृष्ठ लोग थे वो ब्राह्मण थे, जो सेना में थे वो क्षत्रिय थे, और जो बिजनेसमैन कारीगर थे वो वैश्य थे, और जो डोमेस्टिक हेल्प या छोटे काम में जो खेती करते थे या जिस तरह से, तो वो शूद्र में आते थे। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन था, और लोग अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से ये प्रोफेशन चेंज कर सकते थे। अर्ली वैदिक में ये प्रोफेशन चेंज कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि हम देखते भी है कि विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा, वो पहले क्षत्रिय थे, वो बाद में ब्राह्मण बनते हैं। पहले वो क्षत्रिय थे और बाद में ब्राह्मण बनते हैं। तो ऑक्यूपेशन चेंज किया सकता था, ये उतना रिजिड नहीं था। लेकिन बाद में हम क्या देखेंगे, लेट वैदिक में ये जो क्लास डिवीजन है 4, ये काफ़ी रिजिड हो जाता है। Anyone could change the profession based on the occupation. Society was tribal. ऋग्वेदिक गॉड्स हमने देख लिया है, फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेदिक गॉड्स, इंद्र रेनफॉल के जिम्मेदार थे। रेनफॉल का जिम्मेदारी इंद्र भगवान पे था। अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुण गॉड ऑफ वाटर, सोम गॉड ऑफ प्लांट्स, मारुति गॉड ऑफ स्टॉर्म। इंद्रा गॉड ऑफ रेनफॉल, अग्नि फायर, वरुण वाटर, सोम प्लांट्स, मारुति स्टॉर्म। ऋग्वेदिक गॉडेस में थी, ये गॉड हो गए। ऋग्वेद का हम लोग देख रहे हैं, ऋग्वेद मतलब अर्ली वैदिक पीरियड। गॉडेस भी थी, उनका नाम आप बता सकते हो? आदिति। क्या है? आदिति ऋग्वेदिक गॉडेस है। नाम भी बहुत लोगों लड़कियों का नाम भी होता है आदिति। उषा बहुत फेमस नाम है, ये भी लोग अपने लड़कियों का नाम रखते हैं। तो ये सब गॉडेस थी ऋग्वेद के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे लेट वैदिक फेज का। इसमें क्या होता है, अभी तक हम ऋग्वेद का देख रहे थे, अर्ली वैदिक फेज का देख रहे थे। लेटर वैदिक फेज में क्या होता है, उसमें ऋग्वेद था, इसमें कौन कौन सा वेद आ गया?
सामवेद, बोलो साथ साथ बोलिए आप। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 3 वेद बाद में और एडिशन हुआ, ये है, ये चीज़ है, ठीक है। ऋग्वेद था अर्ली का। इसमें जो पॉटरी है वो पेंटेड ग्रे वेयर, जैसे हड़प्पा में था ना ओसीपी, रेड एंड ब्लैक कलर पोएट्री ओसीपी था ना, वैसे ही ये लेट वैदिक का क्या है, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, बहुत फेमस है। इसमें पीजीडब्ल्यू पॉटरी में क्या करते थे लोग, खाना बनाते थे, खाना रखते थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इस समय क्या हुआ, इन्हें अच्छे से एग्रीकल्चर करना आता था पहले से, लेकिन एग्रीकल्चर क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया। पहले क्या था, पेस्टोरल, अब ये एग्रीकल्चर क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर्यंस का हो गया। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आया। इन्हीं लोगों ने आयरन वेपन्स भी इस्तेमाल किया, हमने बताया था ना आयरन्स लोगों के सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या था, तो रीज़न क्या था, आयरन वेपन्स। इन लोगों ने ये भी डिस्कवर कर लिया। मेजर ट्राइब लेट वैदिक के कौन कौन से थे, भारत और पुरु, भारत और पुरु, भारत और पुरु मिलके क्या बन जाते हैं, कुरु। भारत और पुरु क्या बन जाते हैं, कुरु। जो हमारा महाभारत जो है, जिसमें कि पांडव और भारत और पुरु, कुरु, महाभारत जो है पांडव और कौरव के बीच में जो झगड़ा हुआ था वो कौन से क्लीन के थे, ये कुरु क्लीन के थे, कौरव और पांडव। बाद में ये कुरु पांचाल से भी मिल जाता है, पांचाल से भी मिल जाता है। ठीक है, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके इस टाइम में, आयरन से ही लोगों ने प्रोग्रेस किया है। लेट वैदिक में आयरन बहुत ज़्यादा, आयरन की वजह से ही ये हो गया। अब जो पहले अर्ली वैदिक में जो पंजाब के साइड लोग जो बसे हुए थे आयरन, वो धीरे धीरे कहाँ पे आ गए, गंगा यमुना के पास आ गए, वो गंगा यमुना के पास रहने लगे। ठीक है, वहाँ से इनका सप्लाई आयरन का अच्छा खासा मिलने लगा, आयरन्स के वेपन्स आ गए, आयरन्स के सारी चीज़ें आयरन्स के बनने लगी। अब पूछा जाता है कि टाउन्स का क्या है, मतलब अर्बनाइजेशन क्या बहुत अच्छा हो गया था, तो कहेंगे टाउन्स का ऐसा कुछ नहीं है, टाउन्स का कुछ बहुत अच्छा टाउन्स नहीं हुआ था, अर्बनाइजेशन कुछ खास नहीं हुआ था। ठीक है, अर्बनाइजेशन कुछ खास नहीं हुआ था। आयरन को ये लोग जो है कहते हैं कृष्णा आयास, आयरन को ये लोगों ने क्या नाम दिया था, कृष्णा आयास, और श्यामा भी कहते थे इन लोग। आयरन को क्या कहते थे, कृष्णा आयास और श्यामा। एग्रीकल्चर बिकेम चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो मैंने बताया। अब जैसे पहले मैंने बताया कि ये लोग क्या करते थे, बार्ली करते थे और वीट राइस भी अब करने लगे, वीट राइस भी करने लगे, लेंटिल्स भी अब ये करने लगे। क्या करने लगे, खेती करने लगे आर्यंस लेट वैदिक में। क्योंकि इसके पहले बार्ली करते थे, अब वीट राइस और लेंटिल्स का भी करने लगे। और कौन किस किस ऑक्यूपेशन, किस किस तरह के लोग थे, ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब जैसे आज हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और टीचर, सुनार, लोहार सबको देखते हैं ना, ऑक्यूपेशन है। उस समय भी क्या था, उस समय भी ये सुनार लोहार लोग हुआ करते थे, पॉटरी बनाने वाले हुआ करते थे। ठीक है, और जिस तरह से जब पहले जो था वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट नहीं था इनके लिए, अभी इम्पॉर्टेंट हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया, इनका लाइफ सेटल्ड हो गया। जब जानवर पालते थे सिर्फ, जब उनका पेस्टोरल प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, तब इन्हें घूमना पड़ता था, तब वो नोमैड थे, नोमैड। अब इनका क्या हो गया, लाइफ सेटल्ड हो गया। डिफरेंस देख रहे हो आप, डिफरेंस देखो, एग्रीकल्चर में इन्होंने तरक्की किया, आयरन भी अच्छे से, इन्होंने आयरन का भी अच्छा यूज किया वेपन बनाने में। और आयरन से क्या होता है ना, पेड़ पौधों को छाट सकते हैं, खेती कर सकते हैं, अपने लिए खेती का ज़मीन बना सकते हैं जंगल हटा के। ठीक है, आयरन के बिना नहीं पॉसिबल है।
तो अब क्या हो गया, लाइफ सेटल्ड हो गया, ये विलेज में अच्छे से रहने लगे। अब अगला चीज़ हम लोग देखते हैं कि असेंबली जो हम लोगों ने पढ़ा था, असेंबली का जो इम्पोर्टेंस था लूज हो गया। असेंबली का इम्पोर्टेंस क्या हो गया, लूज हो गया। ठीक है, असेंबली का लूज हो गया, उतना लोग इंटरेस्ट दिखाते नहीं थे। और सभा में जो था, जिसमें सिर्फ तो पता है प्रेस्टी लोग जाते थे उसमें, तो वुमेन नॉट अलाउड इन सभा, आपको पता है बात। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन असेंबली लॉस्ट इम्पोर्टेंस। किंग्स लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने लगे। अब क्या होता है, किंग्स सेक्रीफाइस करने लगे बड़े बड़े। पहले क्या करते थे, जो अर्ली वैदिक में प्रेयर्स करते थे, हिम्स करते थे। ठीक है, अब ये अर्ली वैदिक पीरियड में था, ये अर्ली वैदिक पीरियड में था। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्रीफाइस करने लगे, महंगे महंगे यज्ञ करने लगे। राजसूया सेक्रीफाइस, जिसको राजसूया सेक्रीफाइस करने लगे। अश्वमेध करने लगे। ठीक है, वाजपेयी रेस, चैरियट रेस भी कहने लगे। पहले टैक्स नहीं लिया जाता था, एक बाली करके, मैंने आपको बताया था BALI, बाली करके वो लेते थे 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। ये तो अब ये क्या, अब लेट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, ये टैक्स भी लेने लगे। क्या लेने लगे, टैक्स भी लेने लगे। जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो बंदा टैक्स कलेक्ट करता था राजा के लिए, उसको कहते हैं संग्रहित्री। क्या कहते हैं, संग्रहित्री, टैक्स कलेक्टर। ये क्या है, टैक्स कलेक्टर ऑफिसर है ड्यूरिंग लेट वैदिक पीरियड का। ठीक है, अभी भी आप पूछोगे आर्मी इन्होंने बना लिया होगा, आर्मी इन लोगों ने बना लिया होगा, नहीं। स्टैंडिंग आर्मी अभी भी इनके पास नहीं थी। देखेंगे आर्मी कब बना। ठीक है, महाजनपदार्थ जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि तब से स्टैंडिंग आर्मी बनना शुरू हुई। यहाँ पे वैदिक पीरियड में आर्मी तब भी नहीं थी। और जो वर्णा का डिवीज़न था, जो हमने बताया अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन सब का जो डिवीज़न था ये क्या हुआ, रिजिड हो गया। कि आप ऑक्यूपेशन अपना चेंज भी नहीं कर, पहले चेंज कर सकते थे ना, अब रिजिड हो गया कि अब जो करते हो, तुम्हारा जो बाप दादा करता है तुम वही काम करते रहोगे। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य, शूद्र का बेटा हमेशा सा शुद्ध ही बन के रहेगा। ये रिजिड हो गया, जो कि हमारे सोसाइटी को पीछे की ओर ढकेल रहा था। जितना हम पहले प्रोग्रेसिव थे, हम पीछे की ओर जा रहे थे। ये यही चीज़ की वजह से आज इंडिया का ये तब से चलता आ रहा है, और हमेशा बड़े लोग फ़ायदा के लिए इस चीज़ को मेंटेन किया। बड़े लोगों ने क्या किया, इस डिवीज़न को अपने फ़ायदा के लिए मेंटेन किया इंडिया में। और घाटा किसका हुआ, हम सबका हुआ, चारों क्लास का घाटा हुआ है, किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ फ़ायदा हुआ ये जो, इससे फ़ायदा जो हुआ है वो किनका हुआ है, बड़े लोगों का हुआ है। वो किसी भी क्लास के हो, BK, VS, इन चारों में किसी भी क्लास के बड़े लोगों का फ़ायदा हुआ है इस क्लास सिस्टम को बनाए के रखने में। बाकी किसी को, कॉमन मैन को फ़ायदा ना, क्षत्रिय कॉमन मैन को फ़ायदा हुआ ना, ब्राह्मण क्षत्रिय को फ़ायदा हुआ है ना, वैश्य को फ़ायदा हुआ है, शूद्र का तो फ़ायदा हुआ ही नहीं है। उसके बाद गोत्र, हम लोग गोत्र देखते हैं। गोत्र का मतलब क्या होता है, गोत्र का मतलब क्या होता है, एक ट्राइब है, ट्राइब में हमने देखा कि कैटल है, कैटल रखा जाता था तो उसको गोत्र कहते हैं। जहाँ कैटल रखा जाता था उसको क्या कहते थे, गोत्र कहते थे। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू ए ट्राइब। जहाँ भी ट्राइब लोगों का कैटल रखा जाता था उसको क्या कहते थे, गोत्र कहते थे। फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो हम लोग गोत्र क्या हो गया, डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। कोई कहता है हम कश्यप हैं तो वो कहना चाहता है कि वो कश्यप उनका कॉमन एंसेस्टर, उनसे वो बाकी निकल के आए। कोई कहता है हम भारद्वाज है तो वो भारद्वाज से निकल के आए। तो डिसेंट का पहले क्या था, जहाँ कैटल को रखा जाता था एक ट्राइब का, एक क्लैन का, उसको गोत्र कहते थे। बात धीरे धीरे क्या हुआ, डिसेंट फ्रॉम में कॉमन एंसेस्टर, उनको गोत्र कहने लगे। अब हम लोग देखेंगे आश्रम्स के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आश्रम्स के बारे में।
आश्रम बचपन से आपने देखा होगा 4 आश्रम हुआ करते हैं। आश्रम कितने होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं बताना? ब्रह्मचारी, आप क्या करोगे? ब्रह्मचारी का पालन करो, ब्रह्मचारी रहोगे। फिर गृहस्थ, फिर टाइम आएगा अब अपनी गृहस्थी बसाओगे, बाल बच्चे पैदा करोगे। फिर वनप्रस्थ, फिर वन में चले जाओगे, अब वनप्रस्थ हो जाओगे। फिर हो जाओगे सन्यासी, सन्यासीन हो जाओगे। ये 4 आश्रम्स होते थे। तो इस आश्रम्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो, हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्रा सबसे इम्पोर्टेंट थे, इंद्र भगवान, फिर अग्नि थे, फिर वरुण थे, इस तरह से मैंने देखा। लेकिन अब जब लेट वैदिक पीरियड आया तो ये इम्पोर्टेंस इन लोगों ने खो दिया है। इन भगवान देवता लोगों ने अपना इम्पोर्टेंस खो दिया है, समय चेंज हो गया। अब सबसे बड़े भगवान कौन हो गए? प्रजापति। सबसे भगवान कौन हो गए? सबसे बड़े भगवान हो गए प्रजापति। प्रजापति को कहते हैं क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के क्रिएटर कौन है? प्रजापति। उसके बाद हो गए रुद्र। कौन हो गए? रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स। उसके बाद होते हैं विष्णु, प्रोटेक्टर। विष्णु कौन है? प्रोटेक्टर ऑफ पीपल कहलाए ये गॉड ऑफ एनिमल्स कहलाए। अब आपने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में मूर्ति पूजा नहीं थी, अब क्या हो गया? आइडियोलेट्री आ गया, लोग मूर्ति पूजा करने लगे, वर्शिप आइडल्स। अब ये सही के लिए हुआ, गलत के लिए हुआ, ये डिफरेंट थिंग है, अपना अपना सबका सोच हो सकता है। अगर कोई कहता है कि अच्छे के लिए हुआ मूर्ति पूजा तो वो अपनी जगह पे सही है, कोई कहता है अच्छे के लिए नहीं हुआ वो अपनी जगह पे सही है। दुनिया में कुछ गलत नहीं है, सब कुछ अपनी जगह पे। अपने एक पर्सपेक्टिव से देखोगे सामने वालों के तो आपको सही दिखेगा। बस हम अपने पर्सपेक्टिव को क्या करते हैं? छोड़ना नहीं चाहते हैं। हर आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, उस पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। कहते हैं ना कि तुम मेरी जगह पे रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मुझ पे क्या बीत रहा था, मुझ पे क्या बीता है। तो लोग इसलिए कहते हैं कि कहना चाहते हैं कि मेरे पर्सपेक्टिव से देखो। तो सब कुछ सही है, कुछ गलत नहीं है। जैसे लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम नॉर्मली आइडियली देखें तो ये सब चीज़ गलत है, क्योंकि रिचुअल्स, सैक्रिफाइस, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, बड़े लोगों का फ़ायदा होता है। जो प्रिस्टली क्लास थे उनका फ़ायदा हुआ। उन्होंने अपने किताबों में लिख दिया सतपथा ब्राह्मणा में कि जितने भी लैंड है तुम प्रिस्ट को दे दो, जितने भी एनिमल्स है तुम प्रिस्ट को दे दो। स्लेव ने दिया जाता था। ठीक है, तो सब कुछ रिचुअल सैक्रिफाइस के नाम पे प्रिस्टली क्लास का क्या हो गया? डोमिनेशन हो गया। रिचुअल सैक्रिफाइस के नाम पे क्या हुआ? प्रिस्टली क्लास का डोमिनेशन हो गया, और बाकी क्लास क्या हो गए? पीछे रह गए। जो आज भी वैदिक पीरियड इतना पुराना है, उसके बाद भी, इतने सालों बाद भी ये पिछड़ापन हमारे देश में दिखता है, साफ साफ दिखता है। अब तो बहुत हद तक पता नहीं सही हुआ कि नहीं, लेकिन ये पिछड़ापन अभी भी हमारे देश में दिखता है। इस क्लास डिवीज़न की वजह से पीछे हम लोग रह गए। इसी वजह से पिछली क्लास जो डोमिनेट किया, इसी की वजह से आंदोलन हुआ, रिवोल्ट हुआ, और 2 धर्म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आए थे। ये दोनों राजपूत प्रिंस थे। इन लोगों ने इसको सही नहीं समझा। क्लास में, जो सोसाइटी में था, वो इनइक्वलिटी आ रहा था, उसकी वजह से इन लोगों ने आवाज़ उठाई और कुछ नए चीज़ें को लेके आई। तो हम बाद में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। वो एक अलग टॉपिक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आता है। बस 2-3 चीज़ आप समझ जाओगे ना, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप सारे MCQ सॉल्व कर सकते हो, सारे को सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा बस ट्रिक है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, फिर एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि आप बताओ कि
मनुस्मृति आपको पता होगा, पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट स्मृति क्या है, तो मनुस्मृति ओल्डेस्ट स्मृति है। और इसमें क्या लिखा जाता है, रूल्स। ये रूल्स का किताब है, ये रूल्स का किताब है। पुरुष सूक्ता, अगला चीज़ मैं लिख रहा हूँ अभी, पुरुष सूक्ता। पुरुष सूक्ता पता है क्या है, ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो वर्णा सिस्टम आया, ये वर्णा सिस्टम आया, 4 वर्णा में जो सोसाइटी डिवाइड हुआ वो कैसे आया। पुरुष सूक्ता ये हमें एक्सप्लेन करता है। ये कौन से मंडल में है, तो 10th मंडल में। और 10th मंडल क्या है, लेटेस्ट एडिशन है, वो अर्ली वैदिक के टाइम का नहीं है, तो इसे बाद में ऐड किया गया है वर्णा सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए। पुरुष सूक्ता पूछा जा सकता है, पुरुष सूक्ता कौन से मंडल में है, तो एक 10th मंडल में है। किसमें, 10th मंडल में, जिसमें वर्ण सिस्टम को कैसे ऑरिजिन हुआ वो बताया गया है। जो हमने 4 आश्रम देखा है, यहाँ पे 4 आश्रम जो देखा, ये कहाँ पे, मतलब कहाँ पे इसका रेफरेंस है, कहाँ पे बताया गया है 4 आश्रम का, तो उसका रेफरेंस बताया गया है, मैं लिखता हूँ, जबाला उपनिषद। जबाला उपनिषद में ये चीज़ आश्रम के बारे में बताया गया। पूछ सकता है 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनप्रस्थ और सन्यासी जो है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो जबाला उपनिषद में ये लिखा गया है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, आप कमेंट करो इसको। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, आपने कमेंट किया आपने। मैं नया स्लाइड ले लिया हूँ, कम पड़ गए थे, तो मैं पूछ रहा हूँ गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, तो ये 3rd मंडल में है। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है, 3rd चैप्टर ऑफ ऋग्वेद में है, 3rd विश्वामित्र ने लिखा है। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, जो लेट वैदिक पीरियड उसमें क्या हुआ, भगवान के भी अलग अलग कास्ट हो गए, गॉड्स के कास्ट हो गए। गॉड्स अलग अलग कास्ट के थे, लोगों ने बताया एक्स गॉड इस कास्ट से है, वाई गॉड इस कास्ट से, जेड इससे, तो डिफरेंट गॉड्स के डिफरेंट कास्ट लोगों ने बता दिया, ठीक है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है, ये चीज़ हम लोग पता है कि आत्मा, शरीर जो है, बॉडी मरती है, आत्मा नहीं मरता है, हमें पता है बात, बचपन सुनते आ रहे हैं। सोल एक बॉडी को छोड़ती है और दूसरे बॉडी में चली जाती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे सोल बॉडी बदलती है। ये बात कहाँ लिखा गया है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स को कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं समसारा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग समसारा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये कहाँ लिखा गया है, तो हम लोग बोलेंगे इसको, मैं लिख देता हूँ, बृहद्रण्यका उपनिषद। तो उपनिषद बृहद्रण्यका प्रोनाउंस इसको आप जैसे भी करो, BRIHADARANYAKA, बृहद्रण्यका उपनिषद में लिखा गया है। एक त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, मैत्री उपनिषद से लिया गया है। ये सब उपनिषद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है, उपनिषद का। किससे लिया गया है, मैत्रेयानी किससे लिया गया है, MAITRE, मैत्रेयानी उपनिषद से लिया गया है। AITAREYA ब्राह्मणा, ये चीज़ क्या बताता है, किंगशिप के बारे में बताता है, किंगशिप के बारे में बताता है। तो अभी तक हमने बहुत कुछ देखा, मैं आपको बस एक चीज़ अभी बताता हूँ कि
अभी आप देखोगे अगर ये YouTube चैनल जो हमने बनाया है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है? इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है? आप बताओ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है? मैं बोलूँगा आपका फ़ायदा है। सैकड़ों हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं इंडियन यूट्यूब पे, लोग कुछ भी डालते हैं, कुछ भी करते हैं, लोग उनको देखते हैं। आप जब उनकी वीडियो देखने के लिए नहीं सोचते हो, सब्सक्राइब करने के पहले नहीं सोचते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप क्यों सोच रहे हो? सोचो मत, सब्सक्राइब करो। कंटेंट अच्छा मिलेगा, सिर्फ वीडियो से ही जीएस पक्की हो जाएगी। एग्ज़ाम में तुम तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है। जीएस की जिम्मेदारी टेस्टेड को कैसे लिखते हैं? TEST कैपिटल में, ET स्मॉल में। टेस्टेड की है, टेस्टेड यूट्यूब चैनल की है। मैं नया स्लाइड एक बनाता हूँ, मुझे कुछ और इम्पोर्टेंट आपको बताना है, उसके बाद ही मैं इसको करूँगा। तो मुझे इम्पोर्टेंट बनाना है कुछ, ठीक है? तो मैं आपको ये बिना बताए आपको जाने दूंगा नहीं। तो आपने देख लिया, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी हुआ करती थी। कब की हुआ करती थी? लेट वैदिक, ठीक है? आपने देख लिया ग्रेन्स में लेट वैदिक में क्या क्या आ गया? बार्ली था पहले से, वीट आ गया, राइस आ गया। आपने देखा टूल्स, आयरन का डिस्कवरी हो चुका है लेट में, ठीक है? लेट वैदिक में आयरन का डिस्कवरी हुआ है, ठीक है? इससे सब कुछ बदल चुका है। ऋग्वेद के अलावा क्या क्या आ गया? सामवेद आ गया लेट वैदिक में। सामवेद का मतलब क्या होता है आप बताओ? सामवेद होता है दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन म्यूजिक, म्यूजिकल हिम्स होते थे सामवेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या होता है? रिचुअल्स होता है कि आप सैक्रिफाइस कैसे करोगे, सैक्रिफाइस और जो यज्ञ करोगे, राजा या प्रजा जो भी सैक्रिफाइस और यज्ञ जो करेंगे उसका रिचुअल्स कौन बताता है? यजुर्वेद बताता है। यजुर्वेद के दो तरह के होते हैं, यजुर्वेद दो तरह के होते हैं, श्वेत यजुर्वेद और श्वेत यजुर्वेद और श्याम यजुर्वेद, ठीक है? श्वेत यजुर्वेद क्या होता है? पोएटिक फॉर्म में होता है। श्वेत यजुर्वेद पोएटिक, श्याम मीन्स होता है ब्लैक, तो श्याम यजुर्वेद प्रोज फॉर्म में होता है। पोएटिक पता होगा आपको, पोएटिक फॉर्म में श्वेत, श्याम मतलब श्याम यजुर्वेद प्रोज फॉर्म में होता था, ठीक है? अब आप जानना, आप पूछोगे, एक इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद क्या है? प्रोज फॉर्म में या पोएटिक फॉर्म में है? तो ऋग्वेद पूरी बुक पोएटिक फॉर्म में, सिर्फ पोएटिक फॉर्म में है। पोएटिक फॉर्म लास्ट में लिखते हैं ओनली का मतलब सिर्फ पोएटिक फॉर्म में है, ये प्रोज फॉर्म में नहीं है। ऋग्वेद प्रोज फॉर्म में नहीं है। अब ये जो ऋग्वेद तो हमने देख लिया आयरन से लिखा था अर्ली वैदिक में। लेट वैदिक में सामवेद, यजुर्वेद, ये किसने लिखा था? ये भी आयरन ने लिखा है। अथर्ववेद आता है एक, अथर्ववेद आता है, ठीक है? इसमें मैजिक का जो होता है वो बताते हैं, मैजिक टू रिमूव एविल स्पिरिट्स, डिजीज, ये बताते हैं।
फॉल्क लिटरेचर, जो लोकल लिटरेचर, जो फॉल्क जो होता है ना, फॉल्क का वो पता होगा इसका डेफिनेशन क्या होता है। फॉल्क जो चार्म्स होता है, ठीक है। और ये जो हमारा हम आयुर्वेद के बारे में जो जानते हैं, आयुर्वेद जो अभी बहुत फेमस हो रहा है आयुष के नाम पे, आयुर्वेद, ये सब कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। इससे किसने लिखा था, नॉन आर्यंस ने। किसने लिखा था, नॉन आर्यंस ने। तो मतलब इंडिया के जो इंडिजिनस एफिडेंट दासास और दास्यूस जो थे ना, उन्होंने लिखा था, ठीक है। अब अगला एक बुक होता है ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का मतलब किसी कास्ट को लेकर नहीं है, किसी क्लास डिवीजन को लेकर नहीं है। ब्राह्मण्स का मतलब जनरली क्या होता है, गॉड होता है ब्राह्मण्स का मतलब। तो ब्राह्मण्स का मतलब होता है, तो ये क्या है, वेदास को एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वेदास को क्या करते हैं, एक्सप्लेन। वेदास बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, समझना आसान नहीं है, मुश्किल है, आम आदमी को समझना मुश्किल है। तो ब्राह्मण्स क्या करते हैं, जो बुक है ये एक्सप्लेन करते हैं द कम्प्लेक्स हिम्स ऑफ वेदाज, ठीक है। एक अगली बुक है अरण्यका। इसको कहते हैं फॉरेस्ट बुक कहते हैं, फॉरेस्ट बुक। जंगल में लोग ले जाके इसको पढ़ते थे। जो था ना 4 आश्रम, एक जंगल का भी था ना, जंगल में लोग जाते थे, तो इसको कहते हैं फॉरेस्ट बुक, या इसको कहते हैं हर्मिट बुक, ठीक है। उपनिषद आपको पता है, अरण्यका को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बुक, हर्मिट बुक। उपनिषद क्या होता है, 108 बुक्स होते हैं। उपनिषद कितने हैं, 108। दे आर 108 उपनिषद इन नंबर। ये बताता है कि रिचुअल्स और सैक्रिफाइस का इम्पोर्टेंस, ये बताता है, टेल्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। आदमी और भगवान के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मैन एंड गॉड कौन बताता है, उपनिषद बताता है। वो क्या बताता है, उपनिषद बताता है, ठीक है। आपको 50 आप शाहजहाँ के बारे में जानते होंगे। अभी आप सोच रहे हो शाहजहाँ कहाँ से आया, इनका बेटा हुआ करता, शाहजहाँ का बेटा हुआ करता था दारा शिकोह हुआ करता था, ठीक है। सबसे बड़ा बेटा था शाहजहाँ का, बढ़िया आदमी था दारा शिकोह। इसने क्या किया था, 50 उपनिषद को संस्कृत में जो लिखा होता है ना, कन्वर्ट किया था पर्शियन में। 50 उपनिषद को दारा शिकोह स्कॉलर था, उसने कन्वर्ट किया था अपने लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, संस्कृत से। उस बुक का नाम है सीर ए अकबर। इम्पॉर्टेंट है ये बुक, किसके द्वारा है, दारा शिकोह। ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद है ये, ठीक है। अब अभी तक आपको कैसा लगा, आप ये बताओ पहले, अभी तक आपको कैसा लगा। आपने पहली वीडियो देखी, फर्स्ट एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1, दूसरी वीडियो देखी, दूसरी वीडियो तो अभी ये है, आप देख रहे हो अभी दूसरी वीडियो। और पहले वीडियो आपने नहीं देखा है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके इसको देखिए पहले वीडियो को। और ईसा मैम की क्लास को ही फॉलो कीजिए। ईसा सिंह मैम है हमारी, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। मैंने काफ़ी अच्छा देखा उनको पढ़ाते हुए, मैंने उनकी वीडियोस को देखा, वो जो उन्होंने रिकॉर्ड करके डाला था, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। आप ईसा सिंह मैम को फॉलो कीजिए। और मैं शुभम कृष्णा, मुझे भी फॉलो कीजिए। ईसा सिंह मैम को फॉलो कीजिए, शुभम कृष्णा को फॉलो कीजिए। डेडली कॉम्बो है ये क्या है, डेडली कॉम्बो, जो आपको हर एग्ज़ाम चुटकी में पास कराएगा। विश्वास नहीं होता है तो पहले आजमाएं। हफ्ते में 1 से 1.5 घंटा आप हमें दें। 2 वीडियो एक वीक में आता है,
बस 2 वीडियो आता है, मैं हर दिन ये डालते हैं वीडियो। बहुत सारे चैनल जो हर दिन आपका टाइम खाते हैं, हर दिन वो 5 से 10 वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, हर दिन आपका 4-4 घंटा लेते हैं। खुद से कब पढ़ोगे आप, खुद से कब MCQ बनाओगे, खुद से कब टेस्ट करोगे। हम सिर्फ 2 वीडियो करेंगे हफ्ते में। ये फाउंडेशन बैच है बाबू, याद रखना, ये फाउंडेशन बैच है। तो इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, ये उनके लिए बैच नहीं है, ये बैच है जो अगले साल एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो हमारा टारगेट है 1 साल में फुल GS कंप्लीट करने का इस यूट्यूब चैनल पे। आपने क्वालिटी देखा होगा, मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ क्वालिटी से। अपने कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो मैं जानता हूँ। कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना मैं जानता हूँ। हमारे कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। ईसा सिंह मैम के कंटेंट में प्रॉब्लम है ना, मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है। बस प्रॉब्लम है तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। बस एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी आता है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते पता है कहाँ से लिया गया है? ये पूछा जाता है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर है मुंडका उपनिषद। सत्य की हमेशा जीत होती है। जैसे ये चैनल सत्य की नींव पे इसे बनाया गया है, चैनल को सत्य की नींव पे बनाया गया है। इसे झूठ फरेब से नहीं बनाया गया है। जो हम कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हमारा कोई ऐप वेबसाइट कभी भी नहीं होगा, जो भी होगा फ्री यूट्यूब चैनल पे होगा। आज ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, हो सकता है कल हो जाए। इसके अलावा कोई ऐप नहीं, कोई वेबसाइट नहीं। आराम से आइए, ज़िंदगी भर के लिए चैनल आपको फ्री मिलेगा। जब तक मैं हूँ, मैं ज़िंदगी भर आपको पढ़ाता रहूँगा। अभी GS पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर पढ़ाऊँगा, टेस्ट लूँगा आपका। सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री ऑन बोलो यूट्यूब, ऑन यूट्यूब। तो हम यहीं पे बंद करते हैं इस लेक्चर को। तो एंशिएंट हिस्ट्री में 2 क्लासेस हम लोगों ने हो चुका है। हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री के 2 क्लासेस हमने कर लिए। पहले पार्ट 1 किया था, एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1। आज पार्ट 2 किया, अगला पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, अभी तो 2 किए हैं, जिसमें फर्स्ट में हमने आपको एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और बाकी सब बताया था, क्या हिस्टोरियंस कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री कितने डिवीज़न में है, स्टोनेज क्या है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट्स बताए, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चान्होदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, है ना, सब कुछ बताया हमने, बहुत अच्छे से बताया। पार्ट 2 में वैदिक के बारे में बताया, वैदिक। पार्ट 1 में IVC के बारे में बताया, अभी वैदिक कल्चर के बारे में बताया। वैदिक में भी 2 तरह का मैंने डिवाइड किया, अर्ली और लेट। और पहले क्या था आर्यन ऋग्वेद के टाइम में, और बाद में क्या हुआ। इस तरह से हमने बहुत कुछ देखा। आप समझदार और बाकी समझ गए होंगे। अब ध्यान से लेक्चर को सुनो, 1 बार से मन नहीं भरता, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।